हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का सेल चैप्टर जो कि पहले से चल रहा है उस चैप्टर के बारे में ही हम लोग और आगे पढ़ेंगे। सेल चैप्टर में हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, जिसमें सेल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कोई भी सेल, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ रहता है। उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसको हम लोगों ने मेनली 3 पार्ट में सेल एनवेलप, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेल एनवेलप के बारे में पढ़ लिया, यानी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें पढ़ ली, उसको डिटेल में हम लोगों ने। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल में न्यूक्लियस। आज हम लोग न्यूक्लियस की डिस्कवरी, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं। तो न्यूक्लियस का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। न्यूक्लियस, या यूं कह लें कि न्यूक्लियस का नेचर एंड अकरेंस, जो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट है वो है नेचर एंड अकरेंस। न्यूक्लियस किस तरह का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा। फिर ये समझना जरूरी है कि ये जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, सेल में उसका लोकेशन क्या है, कहाँ पे होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, ये चीजें हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आता है, अगर नेचर की बात करें तो न्यूक्लियस एक हार्ड, या इसको आप रिजिड भी कह सकते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर है। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और अगर इसके अकरेंस की बात करें, यानी न्यूक्लियस पाया कहाँ जाता है, तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, या यूं कह लीजिए न्यूक्लियस सेल के सेंटर की तरफ पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने यहां टुवर्ड्स टर्म का यूज किया है। एक्चुअली न्यूक्लियस एग्जैक्टली सेंटर में न होके न्यूक्लियस कहां पे होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में सेल के सेंटर की तरफ पाया जाता है न्यूक्लियस। तो ये तो हो गया इसका नेचर एंड अकरेंस। अगर लोकेशन को और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जैसे हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि सेल है, सेल में सेंटर की तरफ क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और इसके अलावा साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसके बाद और भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स इस सेल में प्रेजेंट है, इसी साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड कंडीशन में होते हैं। यानी ये पूरा सेल हो गया, और इस सेल के सेंटर की तरफ यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब हम लोग आते हैं इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे कि इस न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये आपके सामने न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसी न्यूक्लियस को ही यहाँ पे हमने पूरा डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझते हैं, देखते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में, यानी न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के क्या फंक्शन है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इससे पहले न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज और क्या है कि जैसे न्यूक्लियस जो भी, जब सेल की डिस्कवरी हुई, सेल को डिस्कवर रॉबर्ट ने किया था, इसके बाद सेल पे स्टडीज होती गई, उसके एक एक पार्ट्स मिलते गए, जिसमें न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में पूछता है
कि इस न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना, डिस्कवरी किसने की थी। तो इस न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर कब किया था? 1831 में। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब चलिए आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर को देखते हैं। आपके सामने न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसमें ये जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है स्फेरिकल पोर्शन, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक नेटवर्क लाइक, एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियस के दोनों तरफ फैला हुआ है। ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म में आप पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। उन सेल ऑर्गेनेल्स में पहला जो सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़ा भी था वो कौन सा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम लोग ER शॉर्ट में लिखते हैं। अब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम लोग अगले वीडियोस में जब हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। पूरे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी न्यूक्लियस को। जैसे न्यूक्लियस में एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप सबसे पहला पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है न्यूक्लियस में ये हो गया न्यूक्लियर एनवेलप फर्स्ट पार्ट। न्यूक्लियस का सेकंड पार्ट हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड। थर्ड पार्ट है इसमें न्यूक्लियर पोर। फोर्थ पार्ट है इसमें क्रोमेटिन थ्रेड एंड फिफ्थ पार्ट है न्यूक्लियोलस। इतने ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं ये हम लोगों को देखना है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप को। अब यहां देखें अगर तो न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या होता है? एनवेलप लिफाफा जिसके अंदर कुछ हम लोग रखते हैं, कोई लेटर या कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो एनवेलप के अंदर रख के और हम लोग सेंड करते हैं, यानी वो आउटर मोस्ट कवरिंग एनवेलप का मतलब हुआ। यहाँ न्यूक्लियस भी, ये जो पूरा का पूरा न्यूक्लियस है ये बाई लेयर्ड या यूं कह ले डबल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहता है। और ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसमें देखिए आपको दो लेयर्स दिखाई पड़ेंगे, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और यही आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन मिलके न्यूक्लियर एनवेलप को बनाते हैं। तो न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, डबल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसको इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब इस न्यूक्लियर एनवेलप या ये जो मेम्ब्रेन है आउटर और इनर मेम्ब्रेन, इनका काम क्या है? इनका फंक्शन है कि ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल है, जहां भी मेम्ब्रेन की बात आएगी उसका सबसे पहला जो फंक्शन होगा वो यही होगा कि ये उस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, ये न्यूक्लियस का आउटर स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर एनवेलप। इसी एनवेलप के अंदर या इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के बाकी सभी पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियर एनवेलप। सेकंड पार्ट है इसका न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, वैसे ही जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है
जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड में एक्चुअली होता क्या है, इसी फ्लूइड में न्यूक्लियस के बाकी जो स्ट्रक्चर है, मेनली जो दो स्ट्रक्चर हैं, क्रोमेटिन थ्रेड और ये न्यूक्लियोलस, ये दो स्ट्रक्चर इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही फ्लोट करते रहते हैं, इसी में पड़े रहते हैं, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में। दूसरा, जो भी इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, जो भी डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जिन भी न्यूट्रिएंट्स की, आयंस की जरूरत होती है, वो सभी न्यूट्रिएंट्स लाइक डिफरेंट प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा डिफरेंट आयंस, डिफरेंट सॉल्ट्स, अदर जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जिनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे ये इसका डीएनए हुआ, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के सिंथेसिस में, राइबोसोम्स के फॉर्मेशन, या जो भी होगा, जिस भी तरह का इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा, उसके लिए रिक्वायर्ड सभी न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में डिसॉल्व कंडीशन में पाए जाते हैं। तो एक तो हो गया इसका सेकंड पार्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर पोर। अगर आप स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, आउटर और इनर मेम्ब्रेन, तो ये डबल मेम्ब्रेन लेयर है, यानी दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। लेकिन ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन कुछ पॉइंट्स पे ये एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, ये जगह जगह एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, और ये दोनों ही आउटर और इनर मेम्ब्रेन जहां फ्यूज करते हैं वहां पे पोर पाया जाता है। इसी पोर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस न्यूक्लियर यानी ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के फ्यूज करते हैं एक दूसरे से। इन पोर्स का काम क्या है, तो ये जो न्यूक्लियर पोर है ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल्स बनते हैं, उन मटेरियल्स को न्यूक्लियस से बाहर भी जरूरत पड़ती है कुछ मटेरियल्स की, जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जो भी चीजें हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, ये डिफरेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल करता है फंक्शंस को। तो वो जो भी डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जो भी प्रोटीन्स हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर बन रहे हैं, उनको न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में भेजना होता है, और साइटोप्लाज्म से डिफरेंट न्यूट्रिएंट न्यूक्लियस के अंदर आते हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल्स का, इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, न्यूक्लियर पोर, यानी इसी पोर के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ये हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो है क्रोमेटिन थ्रेड, फोर्थ पार्ट, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है क्रोमेटिन थ्रेड। एक्चुअली ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, इसी को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब इसको नॉर्मली अगर आप देखें तो ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, ये दिखाई कैसे पड़ रहा है, तो बिल्कुल थ्रेड, हमने कहा धागे जैसा। जैसे अगर इसको आपको समझना है तो आपके घर में वो धागे वाली रील आती है, आप उसमें से थ्रेड को निकालते जाइए, एक जगह जब सारा थ्रेड निकल जाए उसको आप हाथ में उठा लीजिए, वो कैसा बिल्कुल आपस में उलझा हुआ दिखाई देगा। तो वैसे ही ये क्रोमेटिन थ्रेड इंटरटिंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जब आप उस धागे को जो आपने हाथ में लिया है उसको अगर आप किसी टब में या बकेट में जिसमें पानी भरा हो उसमें आप डाल दीजिए, वो क्या होता है, फैलने लगता है। जस्ट ऐसे ही ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है,
इस पूरे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। आपस में ये उलझा हुआ है, इंटरटिंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली ये क्रोमैटिन थ्रेड होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये डीएनए से मिलके बना होता है। जो मेन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इस डीएनए से ही बना होता है ये जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमैटिन थ्रेड। इसमें दो चीजें होती हैं क्रोमैटिन थ्रेड में, एक डीएनए होता है और कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है क्या, ये क्रोमैटिन थ्रेड। और फिर यही आगे चल के इसको नाम दे देते हैं क्या, क्रोमोसोम। एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर क्या होता है, डीएनए, क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमोसोम, इन टर्म्स में कंफ्यूजन होता है। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड बनाते हैं। और इस क्रोमैटिन थ्रेड का जब क्रोमैटिन ये सेल को डिवाइड होना होता है, जब सेल डिवीजन करना है, सेल का नंबर इंक्रीज करना होता है, तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन यही क्रोमैटिन थ्रेड एक कंडेंस होते हैं और एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, क्रोमोसोम। तो है जेनेटिक मटेरियल ही, अलग अलग स्टेज में जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन अलग अलग हैं तो उस समय जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन एक साथ मिल गए तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। यही क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस हुआ तो इसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। एक आर्म्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर देता है जिसको क्रोमोसोम कहते हैं हम लोग। ये पूरे न्यूक्लियस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही क्रोमैटिन थ्रेड है, जिसको जेनेटिक मटेरियल कहते हैं हम लोग। और इसी में सारे जो भी इंफॉर्मेशंस हैं इस क्रोमैटिन थ्रेड में एनकोडेड कंडीशन में होते हैं। अब इंफॉर्मेशन किस तरह का, नॉर्मली किसी भी सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस सेल में कौन कौन से पार्ट्स होंगे, उस सेल के डिफरेंट कैरेक्टर्स, ये जो भी कैरेक्टर्स उसमें हैं उन कैरेक्टर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं। वो इंफॉर्मेशन इस क्रोमैटिन थ्रेड में एनकोडेड कंडीशन में पड़ा रहता है और यहीं से क्रोमैटिन थ्रेड क्या करता है, पूरे सेल के कैरेक्टर को ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो ये था इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को भी देख लेते हैं। न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में लास्ट जो इसका पार्ट बचा हुआ है, सिक्स्थ पार्ट, वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में जिसमें कि ये क्रोमैटिन थ्रेड पड़ा हुआ है, उसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए सैक है, अंदर से बिल्कुल एम्प्टी होता है। इसमें राइबोसोम्स का स्टोरेज होता है, डिफरेंट राइबोसोम्स, और इसके अलावा जो भी डिफरेंट एमआरएनएज हैं उनका स्टोरेज होता है यहाँ पे। तो ये न्यूक्लियोलस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्प्टी है ये, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। इस न्यूक्लियोलस का मेन जो दो फंक्शन है, या यूं कह लें कि इस न्यूक्लियोलस का यूज क्या है। एक तो यूज है कि इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियोलस में डिफरेंट राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा इस न्यूक्लियोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमैटिन थ्रेड, इससे टाइम टू टाइम डिफरेंट एमआरएनएज बनते रहते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए, एचएनए, डिफरेंट टाइप्स के आरएनएज, इनके बारे में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। वो जितने भी आरएनएज हैं
वो सभी आरएनएस इस न्यूक्लियोलस में स्टोर होते हैं, यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, जब इनकी जहां जरूरत होती है वहां फिर भेजा जाता है। तो इस तरह से ये हो गए न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट्स, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा। एक न्यूक्लियर एनवेलप पढ़ा जो प्रोटेक्शन का काम करता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियर एनवेलप जहां पे फ्यूज करते हैं जिन जिन पॉइंट्स पे, उन पॉइंट्स पे पोर्स पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। ये तो न्यूक्लियस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया। अगर न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर को देखें तो न्यूक्लियस के अंदर इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं। सबसे पहला उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है। इसी फ्लूइड में सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी चीजें वो इसी में डिसॉल्व कंडीशन में रहती हैं। इस फ्लूइड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड के अलावा इस न्यूक्लियस में 2 और चीजें हैं। एक है क्रोमैटिन थ्रेड, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसको हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा। क्रोमैटिन थ्रेड बिल्कुल थ्रेड लाइक होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये ऐसे स्प्रेडेड कंडीशन में होता है, फैला हुआ रहता है। और थर्ड क्या है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन थ्रेड और न्यूक्लियोलस। ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है। तो न्यूक्लियस के अगर फंक्शन को देखें तो इसमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं न्यूक्लियस के फंक्शन में। पहला तो फंक्शन है कि ये न्यूक्लियस पूरे सेल के कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट्स कैरेक्टर ऑफ सेल, यानी सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर बनेंगे, सेल कौन कौन से प्रॉपर्टीज को शो करेगा, ये सारी चीजें, यानी किसी भी एक सेल में जो भी कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उन सभी कैरेक्टर्स को रेगुलेट कौन करता है, ये न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, यहीं से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर दूसरा इसका फंक्शन देखें तो इट रेगुलेट्स सेल साइकिल। सेल के अंदर कौन से स्ट्रक्चर बनने हैं और सेल डिवाइड होता है। सेल हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल्स बनते रहते हैं। तो करिए जो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन, सेल में डिफरेंट जो भी सिंथेसिस हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, राइबोसोम्स का या आरएनए का, जो भी, तो इसको कहते हैं क्या, साइकिल। ये एक साइक्लिक मैनर में होता है, जिसको सेल साइकिल कहते हैं हम लोग। इस सेल साइकिल को भी रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये न्यूक्लियस करता है। और ये न्यूक्लियस कैसे करता है, पूरे सेल को कैसे रेगुलेट करता है, तो ये न्यूक्लियस अपने क्रोमैटिन थ्रेड के थ्रू, यानी अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू इन चीजों को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट जो है इसका जो थर्ड पोर्शन है कि ये न्यूक्लियस इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसी न्यूक्लियस के अंदर रहता है और यहीं से ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल पूरे सेल के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है और इस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म के पूरे बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, ये सारी चीजें इसी जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं। और लास्ट जो फंक्शन में पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ये जो न्यूक्लियस है ये हेरिडिटी का काम करता है, या यूं कह ले ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर्स का जो ट्रांसफर होता है वो इसी के थ्रू होता है। इसी के थ्रू इन द सेंस इसी न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इस जेनेटिक मटेरियल का यानी डीएनए का ट्रांसफर होता है और इस डीएनए के थ्रू ही कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाते हैं। तो इस
तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए न्यूक्लियस के। तो ये रहा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी, उसका स्ट्रक्चर, उसका अकरेंस, उसका फंक्शन। तो आज हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल के थर्ड पार्ट यानी कि साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का पोर्शन यही खत्म होता है। आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।